Good afternoon, students. Welcome to my YouTube channel, PS Group of Education. आज हम लोग CG सेट 2024 की जो एग्जाम हुई है, उसका एक एक्सपेक्टेड आंसर की डिस्कस करें। अगर हम देखें, जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा गया है कि अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन विनेगर प्रोडक्शन। यानी जो विनेगर प्रोडक्शन है या जो सिरका प्रिपरेशन है या सिरका बनाने की जो क्रम है, उसको हमें बताना है। तो सिरका प्रिपरेशन के लिए हमें सर्वप्रथम जो फ्रूट एक्सट्रैक्ट है उसके साथ ईस्ट को मिलाना पड़ेगा। आफ्टर दैट अल्कोहल फर्मेंटेशन करना पड़ेगा। उसके बाद एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन करना पड़ेगा। एंड जो फोर्थ स्टेप है वहां पे फिल्ट्रेशन या छानना पड़ेगा। आफ्टर दैट पास्चराइजेशन करना पड़ेगा एंड लास्ट में बॉटलिंग करना पड़ेगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है, इट इज द करेक्ट आंसर। जो सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है वहां पे ये बोला गया है कि जो फंक्शन है उसके साथ ये जो विटामिन जो है इसका जो फंक्शन है उसको मिलाना। फर्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन डी। हमें सबको पता है कि विटामिन डी का जो मेन फंक्शन है वो है स्ट्रॉन्ग बोन्स, यानी जो बोन्स रिलेटेड है। विटामिन बी इसका फंक्शन होगा हेल्प्स इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। जो विटामिन बी1 यानी जो थायामीन होता है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन ई हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट ट्रू फॉर प्रोटीन। यहाँ पे नॉट दिया गया है। कौन कौन सी जो स्टेटमेंट है वो प्रोटीन के रिगार्डिंग सही नहीं है। तो दे आर हाफ ऑफ द ड्राई बॉडी वेट, नो नॉट दिस वन। दे आर वाटर soluble and they are made up of carbon, hydrogen, oxygen and hydrogen. ये गलत है। They are made up of carbon, hydrogen and oxygen. This one is correct. तो ऑप्शन नंबर ए is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 4, assertion reason. assertion में ये बोला गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड रीजन में ये बोला गया है कि बट फ्रॉम स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू दे आर नॉट प्राइमरी पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यूज। क्या ये सही बात है? नहीं, ये एकदम ही गलत है। तो assertion जो होगा वो ट्रू होगा और जो रीजन है वो फॉल्स होगी। आफ्टर कटिंग फ्रूट्स द ब्राउनिंग कम्स ड्यू टू विच एंजाइम। जब मैंने फ्रूट्स के जो प्रॉपर्टीज है आपको क्लास लिया था तब मैंने डिस्कस किया था कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं। उसमें एक मैंने पढ़ाया था एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। कौन सा जो एंजाइम है वो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज। नेक्स्ट है फूड एडल्टरेशन रिगार्डिंग क्वेश्चन। कोरिएंडर में क्या मिलाया जाता है? वुड डस्ट। ब्लैक पेपर में जो पपाया सीड है उसे मिलाया जाता है। टर्मरिक पाउडर में रेड क्रोमेट मिलाया जाता है और मास्टर्ड सीड में आर्जिमोन सीड मिलाया जाता है। तो जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑल्सो नोन एज राइट टू फूड सिक्योरिटी कौन से ईयर में फॉर्म हुआ था? 2013 में। व्हाट इज द बेस्ट पीएच फॉर मोल्ड ग्रोथ? मोल्ड ग्रोथ के लिए जो पीएच है वो एकदम परफेक्ट पीएच कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 4 to 6। Which of the following are considered as protective fruits and vegetables? कौन कौन सी फ्रूट होंगे? अगर हम देखें जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज येलो ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, हमें पता है इनसे हमें बहुत ही ज्यादा जो एंटीऑक्सीडेंट है
वो प्राप्त होता है। तो दिस इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। एंड जो ऑप्शन नंबर सी है यानी विटामिन सी, ये भी एक तरह का फंक्शनल फूड है, प्लस ये एक प्रोऑक्सीडेंट भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद लो बर्थ वेट बेबीज? जो हाइपरटेंशन है वो हम एडल्ट्स में देखते हैं, जो डायबिटीज है वो भी हम एडल्ट्स में देखते हैं, जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो भी हम आफ्टर 30 या आफ्टर 35 हम देखते हैं। तो ये जो ऑप्शन सी है, दैट इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इज द करेक्ट आंसर। डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड कॉजेस विच डिजीज? बेरी, पेलेग्रा, रिकेट्स या अनीमिया? फॉलिक एसिड यानी B9, B9 के लिए कौन सा डिजीज होता है? एनीमिया। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, और एक असर्शन रीजन दिया गया है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट मैलन्यूट्रिशन इज स्टिल अ की फैक्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, और जो NFHS दैट इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, for 50% women and children in India suffer from anemia। क्या ये बात, दोनों बात सही है या कोई भी एक गलत है? जो assertion है वो सही है, पर जो रीजन है वो सही नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन, लेमन पिकल प्रिपरेशन में जो स्टेप्स है उसे हमें बताना है। तो देखिए, फर्स्ट जो स्टेप क्या होगा, फर्स्ट हमें लेमन्स को धोना पड़ेगा। आफ्टर दैट क्या होगा, उसको ड्राई करना पड़ेगा नैपकिन से। उसके बाद क्या होगा, उसको पीसेस में काटना पड़ेगा। आफ्टर दैट सॉल्ट एंड जो मसाले हम ऐड करेंगे उसके साथ इसको मिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद जो होगा उसे एक ड्राई स्टेरिलाइज्ड कंटेनर में रखना होगा। आफ्टर दैट उसे सॉल्ट एंड ऑयल के साथ जो मिक्सिंग होता है उसे कवर करके रखना है। एंड लास्ट में क्या होगा, क्लोज विथ टाइट फिटिंग लिड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ICMR 2020 के अकॉर्डिंग जो आयरन पर डे का रिकमेंडेशन है फॉर प्रेग्नेंट लेडी, वो कितना है ये हमें बताना। तो कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 30 मिलीग्राम पर डे। द परफेक्ट डाइट रेशियो फॉर एन एथलीट सपोजली बी लाइक दिस, मतलब एक जो एथलीट पर्सन है उसका जो डाइट जो रिक्वायरमेंट होगा वो कितना होगा? अगर हम देखें तो वो 40-30-30 डाइट का जो रेशियो है वो होगा। अ पर्सन बिकम्स ओबेस विच पॉइंट ऑफ BMI? एक व्यक्ति कितना BMI होने पर मोटापा की श्रेणी में आ जाता है? हमें पता है कि जो 18.5 से 24 होता है वो नॉर्मल होता है ना? तो उसके ऊपर जो होगा, यानी ये जो 25 है, किसी किसी जगह पर ये 24.5 पे दिया हुआ है, तो ये जो ग्रेटर देन 25 है, दिस इज द रेंज ऑफ बिकम ओबेस। मेल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन में जब हो तो कौन कौन से टाइप हो? देखिए, यहाँ पे अगर हम एलिमिनेशन मेथड का अप्लाई करें तो ये हमारे लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि जो नेफ्राइटिस है वो एक किडनी डिजीज है, जो जॉन्डिस है वो एक लीवर डिजीज है। अगर आपको मेल न्यूट्रिशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो भी चिल्ड्रन के बारे में, तो आप, अगर आपको नेफ्राइटिस एंड जॉन्डिस के बारे में भी पता है तो आप बहुत इजीली करेक्ट आंसर को चूज कर सकते हो। दे आर वाटर सोल्यूबल विटामिन। हमें पता है विटामिन दो तरह के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल, एक फैट सोल्यूबल। ठीक है, इस कैटेगरी में सब बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन होते हैं, विटामिन सी होते हैं, B12, B9 एंड बहुत सारे हैं, सब आएंगे। और इसमें A, B, E, K। ओके, तो रेटिनॉल जो है वो फैट सोल्यूबल है, थियामिन जो है वाटर सोल्यूबल है, फॉलिक एसिड जो है वो वाटर सोल्यूबल है, विटामिन के जो है वो फैट सोल्यूबल है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 से हमें लिस्ट 2 को मैच करना पड़ेगा। अंडरवेट, अंडरवेट क्या होगा? लेस देन।
20% लेस देन स्टैंडर्ड वेट। ओबेसिटी क्या होगा? मोर देन। हमें कीवर्ड्स को पकड़ना है। पेप्टिक अल्सर क्या होगा? एज पाइलरी। जॉन्डिस क्या होगा? बिलीरुबिन। तो अगर हम देखें ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अभी हमको बताना है कि व्हाट इज द डाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग। तो फर्स्ट हमें क्या है? फर्स्ट इंजेशन होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। कहीं पे है ऑप्शन नंबर सी, कहीं पे नहीं है। तो अगर हम इसे देखें तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंजेशन फर्स्ट, आफ्टर दैट digestion, after that absorption, after that assimilation and lastly होगा excretion. Short fiber of linen इसे क्या कहा जाता है? टॉ। Which fiber is known as the queen of fibers? देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। Which fiber is known as the queen of fibers? सिल्क। सीक्वेंस ऑफ हैंड प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वूल इन इंडिया। अभी हमको स्टेप्स बताना है। फर्स्ट स्टेप क्या है? ग्रेडिंग करना पड़ेगा, यानी जो डिफरेंशिएशन है कि कौन सा बेटर है कौन सा ठीक नहीं है उसे करना पड़ेगा। आफ्टर दैट होगा ब्लेंडिंग एंड कार्डिंग, उसके बाद होगा ड्राइंग एंड लास्टली होगा स्पिनिंग एंड वीविंग। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। द इनसॉल्युबल प्रोटीन ऑफ सिल्क फाइबर इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? फाइब्रोइन। प्राइमरी प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर इंक्लूड, क्या क्या होगा? एलिमिनेशन मेथड का उपयोग अगर हम करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगा। तो राइट आंसर इज यूनिफॉर्मिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोहेसिवनेस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्शन ऑफ ट्विस्ट, यहाँ पे भी हम अगर देखें तो जो एक्स ट्विस्ट है ऐसा कोई ट्विस्ट नहीं होता है, पर जीरो होता है, एस होता है, जेड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Following sequence of different stages of yarn construction. Simple question. Yarn construction के जो steps है उसे हमें बताना है। Option number A is the correct answer. That is carding. उसके बाद होगा combing. उसके बाद होगा drawing out. उसके बाद होगा roving and after that होगा spinning last में। तो option number A is the correct answer. 28 number question. Which of the following three processes are involved in converting fiber into fabric? First क्या होता है? ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। तो फर्स्ट yarn होता है? नहीं, एकदम नहीं। फर्स्ट फाइबर, उसके बाद yarn, उसके बाद फैब्रिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कॉलम ए के साथ कॉलम 2 को मैच कराना है। यहाँ पे कॉम्बिंग, स्पिनिंग, पाइविंग, लॉन्ग फाइबर्स। आपको अगर एक भी पता हो तो आप ये बहुत ही इजीली कर सकते हो। जैसे कि जो पाइल वीव है उसके साथ होगा वेलवेट, यानी सी के साथ 4, सी के साथ 4, सी के साथ 4, कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एसिड डाई आर सुइटेबल फॉर वूल एंड सिल्क, इज इट ट्रू? रीजन दिया गया है कि एसिड डाई फ्रॉम आयनिक बॉन्ड्स विद हाइड्रोक्सी ग्रुप्स फाउंड इन वूल एंड सिल्क। नो, the reason is not correct, but the assertion is correct. Option number B is the correct answer. Dash is the outline of the whole garment. यानी A अगर एक garment दिया हुआ है तो अगर आप देखें जो साइड का पोर्शन होता है उसे कहा जाता है सिलहटे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। स्टेप्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन। फर्स्ट कौन कौन से जो स्टेप्स हमें क्वालिटी कंट्रोल में लेना पड़ता है? फर्स्ट जो स्टेप्स है वो है रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन, उसके बाद होगा एग्जामिन द ड्रेस मेजरमेंट पैटर्न एंड सैंपल्स, आफ्टर दैट होगा एग्जामिन द ड्रेस फॉर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड लास्ट होगा असेसमेंट ऑफ मार्केट डिमांड। यानी मार्केट में जब हम किसी भी कपड़े को सेल करते हैं तो जो बायर है या जो बाई कर रहा है तो उसका एक पर्सपेक्टिव क्या है कि वो कौन से पर्सपेक्टिव से वो कपड़ा खरीद रहा है, या जो ट्रेंड हम कहते हैं वो ट्रेंड क्या है। दिस इज द इम्पोर्टेंट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर करेक्ट फिटिंग? करेक्ट फिटिंग के लिए क्या सबसे यानी सही फिटिंग के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? एग्जैक्ट मेजरमेंट। अगर मेजरमेंट ही गलत हो तो कोई भी कपड़ा कैसा भी हो वो फिट नहीं आए। 34. Who said that all fashions end in excess? Paul Poiret. ये एक फैशन डिजाइनर थे। Every fashion has a lifespan.
नोन एज क्या कहा जाता है? फैशन साइकिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अटैचमेंट ऑफ सिविंग मशीन? कौन सा जो है वो सिलाई मशीन के अटैचमेंट में है? कॉर्ड हेमर, बाइंडर, रफलर, शटल। शटल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डैश लाइन्स ब्रॉडन द फिगर। कौन से जो रेखाएं आकृति को विस्तृत करती है, कौन सा होगा? डायगोनल लाइन्स। 38 नंबर क्वेश्चन, लाइक हैंड नीडल्स, मशीन नीडल्स ऑल्सो हैव नंबर्स। यानी जो हाथ के सुइयों की भांति ही मशीन के सुइयों को भी नंबर होती है। ये सिलाई कार्य में उपयोग में लाया जाती है। इज इट ट्रू? जो ऑप्शंस है बोथ ए एंड आर, बोथ आर करेक्ट। 39 number question. You can put any kind of oil in the machine. Oil should not be poured into the machine. No, both are wrong. Okay. यहाँ पे भी मैच द फॉलोइंग है। जो ब्लॉक पैटर्न है, अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ए के साथ 2 होगा, दैट इज ब्लॉक पैटर्न के साथ होगा मास प्रोडक्शन। जो बी के साथ है वो बी के साथ होगा 3, दैट इज asymmetrical बैलेंस के साथ होगा expresses a designer's creativity। एंड जो ग्रेडिंग पैटर्न है उसके साथ होगा 4, दैट इज ड्राफ्टिंग ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑन द सेम पेपर। एंड जो टेक्सचर है उसके साथ होगा ये इल्यूशन वाला पॉइंट। इन टाइम मैनेजमेंट, वर्क, रेस्ट एंड एंटरटेनमेंट आर एग्जाम्पल्स ऑफ बैलेंस ऑफ टाइम। ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स के जो दिनचर्या होता है 24 आवर्स का, उसमें मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो कार्य भी करना है, रेस्ट भी लेना है, एंटरटेनमेंट भी करना है, तो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए जो भी ये 24 घंटे को ऐसे मेंटेन करके चले तो हमें ये देखना चाहिए कि उसमें एक बहुत ही बैलेंस ऑफ टाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 42, स्टैंडिंग इन अ स्टैटिक पोस्चर इज फैटिगिंग, ब्लड सर्कुलेशन इज अफेक्टेड इन द एक्सट्रीमिटीज व्हाइल वर्किंग इन द स्टैंडिंग पोजीशन। अगर हम देखें कि अगर कोई भी व्यक्ति स्टैटिक पोस्चर में कांस्टेंट वो है, स्टैंडिंग है यानी खड़ा है, तो उसमें एक फैटिगिंग या जो हम बोलते हैं कि एक अवसाद जो होता है वो आ जाएगा। एवं ब्लड सर्कुलेशन इज अफेक्टेड इन द एक्सट्रीमिटीज व्हाइल वर्किंग इन द स्टैंडिंग पोजीशन। तो अगर हम देखें तो बोथ आर ट्रू। यस, कोई भी काम अगर हम एक तरफा कर रहे हैं और करते करते कोई भी ब्रेक ना ले तो उसमें एक मोनोटोनस या उसमें अगर हम कहें कि एक थकावट आ जाता है, तो वही बात यहाँ पे कहा गया है। ये क्वेश्चन मैनेजमेंट से है। अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फोकस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, इसके साथ क्या होगा? ए के साथ होगा 2। तो अगर बी के साथ हम देखें फोकस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इसके साथ होगा 3। फिलोसॉफी ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, इसके साथ होगा सी। एंड फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके साथ होगा 2। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट डेली नीड ऑफ एनर्जी? किस काम में? स्टोन ब्रेकर में। यानी जो पत्थर तोड़ने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो हेवी वर्कर, उनको ज्यादा एनर्जी की नीड होती है। टीचर को ज्यादा नहीं लगता, वो सेडेंटरी में आता है, क्लर्क भी सेडेंटरी में आता है, होम मेकर भी सेडेंटरी में आता है, पर ओनली जो स्टोन ब्रेकर होते हैं वो हेवी वर्कर में आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ओके इन्वॉल्व पर्सनल डिसीजन, फ्यूचर ओरिएंटेड, बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ गोल्स अचीव, सी द एक्शन और वर्क एज अ होल। तो कौन कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। बी एंड डी, यस। फ्यूचर ओरिएंटेड, भविष्य उन्मुखी होते हैं वो लोग, और सम्मुख रूप में क्रिया या कार्य को देखा जाता है कि क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। दिस इज द मोस्ट ऑफ द थिंकर ऑफ द लीडर के एक लीडरशिप क्वालिटी जो होता है कि वो बहुत ही फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 46, इंडिकेट द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशंस। कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो क्या है कि कार्य करते समय सुधार हेतु भूमिका अदा करने वाले तत्व की पहचान करें। कौन कौन से वो तत्व है? सफिशिएंट लाइटिंग होना चाहिए, नहीं तो हम काम नहीं कर सकते। गुड हाउसकीपिंग होना चाहिए। और अगर हम देखें कि सी और डी में ये जो नॉइज एट 150 डीबी होता है, अगर इस आवाज में आप रहे तो आपको कान की प्रॉब्लम हो जाएगी और आप सुन भी नहीं सकते। तो ABC इज द करेक्ट आंसर। स्किल एंड नॉलेज आर इंटेंजिबल ह्यूमन रिसोर्सेस। इंटेंजिबल मतलब अस्पर्शनीय। दे कैन नॉट बी टच, वो टच नहीं किया जा सकता है एकदम। बोथ आर ट्रू। बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। कौन कौन से जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं महिला उद्यमियों के भारत में प्रमुख समस्या क्या है? ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन एंड स्किल, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, ये भी करेक्ट है। एब्सेंस ऑफ एबिलिटी टू हियर एंड अंडरस्टैंड, कोई भी प्रॉपरली जो बात है उसे नहीं सुनता है, उससे पहले रिएक्ट कर देता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉज है। Question number 49. Management is not encompassing concept compared to decision making or problem solving. Management does not consider the totality of management functioning. So both the assertion or reason is false. Question number 50. Which factors are important in the selection of household appliances? Utility, quality, disposal. Exactly, these three are the most important फैक्टर्स ऑफ हाउस होल्ड अप्लायंसेस या घरेलू उपकरण के चुनाव में कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? ये जो 3 घटक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। क्वेश्चन नंबर 51 अगर हम देखें तो कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रल कलर्स। कौन कौन से जो कलर है यहाँ पे दिया गया है, व्हाइट, रेड, ब्लैक, ग्रीन। इन कलर्स में से न्यूट्रल कलर कौन से है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज व्हाइट एंड ब्लैक जो है वो न्यूट्रल कलर है। According to National Building Code 1970 या 1970, the scale of site plan should be 1:100. Give the correct sequence of plans to be prepared while planning for a residential building. यानी जो different plans है कौन से plans को हम किसके बाद अप्लाई करेंगे? फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट होगा साइट प्लान। सेकंड क्या होगा? सेकंड होगा फ्लोर प्लान। थर्ड क्या होगा? थर्ड होगा क्रॉस सेक्शन प्लान। ओके, फोर्थ क्या होगा? फोर्थ होगा एलिवेशन प्लान। फिफ्थ क्या होगा? पर्सपेक्टिव प्लान। एंड अल्टीमेटली लास्ट क्या होगा? लैंडस्केपिंग प्लान। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सिक बिल्डिंग सिंड्रोम? क्या क्या कारण है जो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम के कारण के तौर पे हम देख सकते हैं? बर्निंग ऑफ ऑयल, इसे हमें कारण के अकॉर्डिंग बोलना है। तो फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। एंड फर्स्ट होगा बर्निंग इंसेंस स्टिक्स, यानी घर के अंदर जो हम धूप या कुछ जलाते हैं वो एक इम्पोर्टेंट रीजन है। उसके बाद होगा सी, दैट इज गैस गेजर। आफ्टर दैट होगा एफ, दैट इज रूम फ्रेशनर एंड लिक्विड मॉस्किटो रिफिल। एंड उसके बाद होगा जी, दैट इज अराइवल ऑफ सनलाइट। एंड ऑप्शन ए दैट इज बर्निंग ऑफ ऑयल। इससे भी हम देख सकते हैं कि सिक बिल्डिंग सिंड्रोम हो सकता है। तो ये जो 5 कारण है दे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। हमें देखना है कि ये कोई भी कारण ज्यादा प्रोमिनेंट ना। Question number 55. Product development is an interdisciplinary activities with 3 center functions, which are. यानी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कोई भी प्रोडक्ट जब डेवलपमेंटल स्टेज पे रहता है तो वहां पे जो इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज है वहां पे 3 सेंटर फंक्शन यानी जो 3 कोर फंक्शन होते हैं, जो 3 केंद्रित कार्य होता है, वो कौन कौन से होते हैं?
Option number B is the correct answer, that is design, marketing and manufacturing. Question number 56, assertion. ग्रीन रेटिंग सिस्टम इज अ टूल. ग्रीन रेटिंग जो सिस्टम है वो एक टूल है. कारण क्या है? इट इज नॉट हेल्पफुल इन इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ बिल्डिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट. या भवन के प्रदर्शन और पर्यावरण पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं है. तो ऑप्शन नंबर जो ए है यानी असर्शन है वो ट्रू है, पर जो रीजन है वो फॉल्स है. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. Question number 57. Body mechanics means maintaining proper muscular and skeletal positioning during movement. Body mechanics या जो शरीर मैकेनिक का अर्थ क्या है कि जो proper muscular and skeletal positioning यानी जो अवस्था मांसपेशी और जो हमारे जो स्केलेटल पोजिशनिंग होते हैं उसका जो प्रॉपर मूवमेंट है उसको डिनोट किया जाता है. रीजन क्या कहा गया है कि इनकरेक्ट बॉडी मैकेनिक्स कैन कॉज स्पाइनल प्रॉब्लम्स. अगर हम कोई एक बेढंग तरीके से खड़े रहे या बेढंग तरीके से बैठे रहे या सोए रहे तो वो हमारे जो स्पाइनल प्रॉब्लम्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो बोथ आर करेक्ट है ना, बोथ द assertion एंड द रीजन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 58. कलर ऑफ चिल्ड्रन रूम्स शुड बी, यानी जो बच्चों के जो घर का जो कलर होगा वो कैसा कलर होगा? वो ब्राइट कलर होगा, क्योंकि उनको ब्राइट कलर पसंद है. वार्म कलर उनको बहुत ज्यादा नहीं पसंद है. न्यूट्रल कलर यानी व्हाइट एंड ब्लैक वो हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं. एंड जो डार्क कलर है वो भी उनको नहीं पसंद आएगा. जो ब्राइट कलर है वो चिल्ड्रन को ज्यादा पसंद आते हैं. इन विच पोल द कार्बन कंटेंट रेंजेस फॉर 70 to 90% between a pole. For RCC work, the plaster ratio is 1:3. Arrange sequence the stages of personality development given by Freud. यानी जो साइको सेक्सुअल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है इसका स्टेजेस क्या है. तो हमें पता है जो ओरल स्टेज है वो नंबर 1 है. आफ्टर दैट एनल स्टेज, आफ्टर दैट फेलिक स्टेज या जो 4 नंबर स्टेज है वो है लैटेंसी एंड लास्ट में आता है जेनाइटल. तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन. From which period in human development does the study is taken into consideration? Human development के या मानव विकास के किस अवधि को अध्ययन में शामिल किया गया है? Conception to death, यानी गर्भाधान से मृत्यु तक हर एक एस्पेक्ट को ह्यूमन डेवलपमेंट में बताया गया है. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर इंक्लूड्स, विध्वंसकारी व्यवहार में मनोवैज्ञानिक तत्व शामिल है. इनसिक्योर अटैचमेंट टू देयर पेरेंट्स, पॉवर्टी, लार्ज फैमिली साइज, पेरेंट्स यूज कोर्सिव चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, नेग्लेक्टेड एनवायरनमेंट ऑफ द फैमिली. कौन कौन से कारण है जो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के तौर पे हमें देखा जा सकता है जो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये जो सारे फैक्टर्स है यानी ऑल ऑफ द अबव, ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन. Question number 55. Product development is an interdisciplinary activities with 3 central functions which are, यानी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कोई भी प्रोडक्ट जब डेवलपमेंटल स्टेज पे रहता है तो वहां पे जो इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज है वहां पे 3 सेंट्रल फंक्शन यानी जो 3 कोर फंक्शन होते हैं, जो 3 केंद्रित कार्य होता है वो कौन कौन से होते हैं? Option number B is the correct answer, that is design, marketing and manufacturing. Question number 56. Assertion. Green rating system is a tool. Green rating जो system है वो एक tool है. कारण क्या है? It is not helpful in evaluating the performance of building and its impact on the environment. या भवन के प्रदर्शन और पर्यावरण पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं है. तो ऑप्शन नंबर जो ए है यानी assertion है वो ट्रू है,
पर जो रीजन है वो फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, body mechanics means maintaining proper muscular and skeletal positioning during movement। बॉडी मैकेनिक्स या जो शरीर मैकेनिक का अर्थ क्या है कि जो प्रॉपर मस्क्यूलर एंड स्केलेटल पोजिशनिंग यानी जो अवस्था मांसपेशी और जो हमारे जो स्केलेटल पोजिशनिंग होते हैं उसका जो प्रॉपर मूवमेंट है उसको डिनोट किया जाता है। रीजन क्या कहा गया है कि इनकरेक्ट बॉडी मैकेनिक्स कैन कॉज स्पाइनल प्रॉब्लम्स। अगर हम कोई एक बेढंग तरीके से खड़े रहे या बेढंग तरीके से बैठे रहे या सोए रहे तो वो हमारे जो स्पाइनल प्रॉब्लम्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बोथ आर करेक्ट है ना, बोथ द assertion एंड द रीजन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, कलर ऑफ चिल्ड्रन रूम्स शुड बी, यानी जो बच्चों के जो घर का जो कलर होगा वो कैसा कलर होगा, वो ब्राइट कलर होगा क्योंकि उनको ब्राइट कलर पसंद है। वार्म कलर उनको बहुत ज्यादा नहीं पसंद है। न्यूट्रल कलर यानी व्हाइट एंड ब्लैक वो हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं एंड जो डार्क कलर है वो भी उनको नहीं पसंद आएगा। जो ब्राइट कलर है वो चिल्ड्रन को ज्यादा पसंद आते हैं। इन विच पोल द कार्बन कंटेंट रेंजेस फॉर 70 to 90% between a pole। For RCC work, the plaster ratio is 1:3. Arrange sequence the stages of personality development given by Freud, यानी जो साइको सेक्सुअल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है उसका स्टेजेस क्या है। तो हमें पता है जो ओरल स्टेज है वो नंबर 1 है, आफ्टर दैट एनल स्टेज, आफ्टर दैट फेलिक स्टेज या जो 4 नंबर स्टेज है वो है लेटेंसी एंड लास्ट में आता है जेनाइटल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन। From which period in human development does the study is taken into consideration? Human development के या मानव विकास के किस अवधि को अध्ययन में शामिल किया गया है? Conception to death, यानी गर्भाधान से मृत्यु तक हर एक एस्पेक्ट को ह्यूमन डेवलपमेंट में बताया गया है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर इंक्लूड्स, विध्वंसकारी व्यवहार में मनोवैज्ञानिक तत्व शामिल है। इनसिक्योर अटैचमेंट टू देयर पेरेंट्स, पॉवर्टी, लार्ज फैमिली साइज, पेरेंट्स यूज कोर्सिव चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, नेग्लेक्टेड एनवायरनमेंट ऑफ द फैमिली। कौन कौन से कारण है जो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के तौर पे हमें देखा जा सकता है जो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये जो सारे फैक्टर्स है यानी ऑल ऑफ द अबव, all are responsible for this situation। क्वेश्चन नंबर 64 में ये कहा गया है कि गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। बालकों के क्रियात्मक विकास का सही क्रम बताइए। क्या होगा? लिखा गया है कि वॉक ऑफ स्टेयर्स अलोन यानी अकेले सीढ़ी चढ़ना, वॉक साइडवेज एंड बैकवर्ड एक तरफ से आगे और पीछे की ओर चलना, स्टैंड अलोन अकेले खड़े होना, जंप ओवर द फर्नीचर इजीली आसानी से फर्नीचर के ऊपर से कूदना। तो अगर हम देखें तो जो फर्स्ट होगा वो होगा जंप ओवर द फर्नीचर इजीली, आफ्टर दैट वॉक ऑफ स्टेयर्स अलोन यानी अकेले वो कोशिश करता है कि वो सीढ़ी चढ़ सके। उसके बाद होगा वॉक साइडवेज एंड बैकवर्ड, एक तरफ से आगे जा सकता है पीछे भी आ सकता है, एंड लास्ट में होगा कि वो अपने आप से खड़ा हो सकता है। 65 में कहा गया है एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ मेंटल डिसेबिलिटीज इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग फॉलोइंग स्टेजेस। अगर मानसिक विकलांगता के पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव मानव पर निम्नलिखित अवस्था में पड़ता है, वो अवस्था कौन सी है? वो अवस्था प्रीनेटल पीरियड, ड्यूरिंग बर्थ, आफ्टर बर्थ, यानी जो 3 कंडीशंस है वो 3 कंडीशंस में ही जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के जो रेसिप्रोकल्स है उसका इफेक्ट हम देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। साइकोलॉजिस्ट में कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं
उन प्रिंसिपल्स को किसने वो प्रिंसिपल दिया है इसके साथ मैच करना है। हार्वर्ड जो थे उन्होंने ये मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो थ्योरी है हार्वर्ड गार्डनर ने वो दिया है। हैविंग हास ने दिया है डेवलपमेंटल टास्क का थ्योरी। फ्रॉइड ने हमें पता है दिया है कि जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है एडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, एंड पैवलोव जो है वो रिस्पॉन्स थ्योरी यानी जो एसआर थ्योरी है उसे दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Assertion में दिया हुआ है the term child labor is often defined as work that deprives children of their childhood, their potential and their dignity, and that is harmful to physical and mental development. यानी जो बाल श्रमिक होते हैं जो चाइल्ड लेबर होते हैं उनको अक्सर ऐसे काम के रूप में परिभाषित किया जाता है जो बच्चे को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। एकदम सही बात है, कोई गलत बात नहीं है। कारण ये दिया गया है कि जो बाल श्रमिक के पीछे जो गरीबी है वो एकमात्र सबसे बड़ा कारण है। एकदम आप देखिएगा अगर जो चाइल्ड लेबर है उनका जो फैमिली बैकग्राउंड अगर हम देखें तो मैक्सिमम फैमिलीज दे आर बिलो द पॉवर्टी लेवल। तो जिस फैमिली में गरीबी रेखा के नीचे है उस फैमिली में चिल्ड्रंस में स्टडी का जो टेंडेंसी है वो कम हो गया, मैलन्यूट्रिशन टेंडेंसी कम होगा। तो वो ये देखते हैं कि अरे मैं काम पे जाऊंगा, कुछ पैसे कमाऊंगा, इससे घर चलेगा। उनके मेंटेलिटी ऐसा ही होता है। तो इसीलिए जो चाइल्ड लेबर है उनका जब वो काम पे जाते हैं तो जब उनका जो पोटेंशियल है उससे ज्यादा उनको काम दिया जाता है। जैसे जो ब्रिक्स फैक्ट्रीज होते हैं या जो चाय की दुकान होते हैं, जहां पे भी जाओ वहां पे उनकी एबिलिटी से ज्यादा उनको काम दिया जाता है, जो कि उनका जो फिजिकल है और जो मेंटल डेवलपमेंट है उसमें बहुत इफेक्ट करते हैं। क्यों उन्हें ये चाइल्ड लेबर एज ए चाइल्ड लेबर उनको धकेला जाता है? ड्यू टू पॉवर्टी। पॉवर्टी इज वन ऑफ द मेन रीजन। तो बोथ द ए एंड आर ट्रू and the R is the correct explanation of A. आइडेंटिटी क्राइसिस किसने कहा है? हमें पता है जो एरिक एरिक्सन थे उन्होंने ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है ये टर्म डिनोट किया था। RCI established for the education of which type of children? Children with special needs. Early adulthood extends from age 18 years to approximately age of 40. Which of the following statement is true? Guidance means to give instruction to the students? No. सिर्फ स्टूडेंट्स को ही हम इंस्ट्रक्शन देंगे ये हो नहीं सकता। गाइडेंस कैन बी गिवन ओनली इन ग्रुप, नहीं ग्रुप में भी ही हम सिंगल भी दे सकते हैं, तो ये भी गलत है। गाइडेंस कैन बी गिवन इंडिविजुअली एज वेल एज ग्रुप। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। ऑप्शन डी कहा गया है कि गाइडेंस कैन बी गिवन ओनली टू वीक स्टूडेंट्स, नहीं, एकदम गलत बात है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो यहाँ पे मैरिज से संबंधित कुछ क्वेश्चंस है। वन मेल एंड वन फीमेल, यानी वन मेल एंड वन फीमेल, दैट इज मोनोगैमी। मोनो इज द कीवर्ड। वन मेल एंड टू एंड मोर फीमेल्स, दैट इज polygamy, and one female and more than one male, that is polyandry. Option number A is the correct answer. Which of the following functions are carried out at the National Family Welfare Center? Family planning, care of women in childbirth, mother and baby care. So, जो all of the above, this is the correct answer. Okay, arrange the following statements of curriculum development in correct sequence. जो पाठ्यक्रम विकास है उसका जो क्रम है उसे हमें सजाना है। फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट होगा assessing the needs, जो आवश्यकता है उसे खोजना है। आफ्टर दैट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स है उसे सेट करना है। उसके बाद क्या होगा? सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कॉन्टेंट्स। आफ्टर दैट जो एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज है उसे डिजाइन करना पड़ेगा। एंड लास्ट में इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विच इज द बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल? देखिए, जब भी पेरेंटिंग स्टाइल के क्वेश्चन आए और आपको ये पूछा जाए कि सबसे बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, तो आपको ऑथोरिटेटिव पर टिक करना है। कैसे करेंगे?
यहाँ पे देखिएगा टेटिव यानी कुछ रिलेटेड टू पॉजिटिव है ना, रिलेटेड टू पॉजिटिव है। सबमिसिंग में नहीं है, परमिसिंग में भी नहीं है, नेग्लेक्टफुल में भी नहीं है, जो पॉजिटिव है उसे ऑथोरिटेटिव से जोड़ के एक जो पॉजिटिव जो वाइब है उसे लाके आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने भी जो एग्जाम दिया था तो मैंने भी ऐसे ही करके सिलेक्शन किया था कि ऑथोरिटेटिव दैट विल साउंड समथिंग पॉजिटिव। तो ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल इज द बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल। Okay, 76 number question. Positive family dynamics can foster healthy development and positive self-esteem. एकदम सही बात। रीजन दिया गया है dynamics are forces that function to shape and change complex system. No, the reason is not correct, but of the explanation of the assertion. Okay, so C is the correct answer. Question number 77. In the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, domestic violence includes यानी जो घरेलू हिंसा है, जो घरेलू हिंसा प्रोटेक्शन एक्ट 2005 में आया था उसमें डोमेस्टिक वायलेंस में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है? इकोनॉमिक एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज। तो बोथ द ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि जो आर्थिक हिंसा है वो भी एक डोमेस्टिक वायलेंस है एंड जो लैंगिक हिंसा है वो भी एक डोमेस्टिक वायलेंस है। क्वेश्चन नंबर 78. हु डिफाइंस राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल? व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों को कौन परिभाषित करता है? मोर देन वन और एबोव, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। क्रिमिनल लॉ भी हो सकता है, सिविल लॉ भी हो सकता है, सर्विस लॉ भी हो सकता है। The two things to be avoided during counseling session. जब भी हम किसी से परामर्श कर रहे हो या कहीं से भी काउंसलिंग सेशन ले रहे हो या किसी को काउंसलिंग सेशन दे रहे हो, तो ऐसा कौन दो चीजें हैं जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए? मोरलाइजिंग, कॉम्प्लीमेंट, ह्यूमर, कॉन्डेंशन। यानी नैतिक उपदेश, प्रशंसा करना, आनंद वृत्ति, निंदा करना। हमें ऑब्वियसली जो निंदा करना है उसे अवॉइड करना है एंड जो नैतिक उपदेश है उसे भी अवॉइड करना है। ठीक है, हमें कॉम्प्लीमेंट देना है यानी प्रशंसा करना है और उसे आनंद वृत्ति भी देना है यानी जो उसको अच्छा लगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80. Arrange the correct sequence of the following steps of social research. Report writing, data collection, data analysis, review of literature. तो सोशल साइंस या सामाजिक शोध के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम व्यवस्थित करें। क्या होगा? फर्स्ट हमें क्या करना चाहिए और लास्ट हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें रिव्यू रिलेटेड जो लिटरेचर है उसे देखना पड़ेगा एंड लास्ट में हमें रिपोर्ट राइटिंग करना पड़ेगा। तो फर्स्ट डी, लास्ट एट। अगर ऐसे भी हम देखें तो ए इज द करेक्ट आंसर। एंड ऑब्वियसली डेटा कलेक्ट करने के बाद ही हम एनालिसिस करते हैं, तो डेटा कलेक्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन एंड डेटा एनालिसिस हो जाएगा थर्ड प्लेस पे। बार्नूल्ड इंट्रोड्यूस्ड विच मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? संचार हेतु बार्नूल्ड ने कौन सा मॉडल दिया था? ट्रांजैक्शनल, शेमॉन, इंटरैक्शन, लीगल्स। तो ट्रांजैक्शनल मॉडल। नंबर ऑफ फ्लैश कार्ड्स आर, बेसिकली इसका जो आंसर है ये 10 से 12 है कि नंबर ऑफ फ्लैश कार्ड्स आर 10 to 12। अरेंज द लेवल्स ऑफ पंचायत, पंचायत के जो लेवल्स है उसे हमें अरेंज करना चाहिए। सबसे नीचे कौन है? ग्राम पंचायत। उसके ऊपर कौन है? पंचायत समिति एंड लास्ट में होगा जिला परिषद। अगर ये हायरार्की हो तो यहाँ पे आता है ग्राम पंचायत, उसके बाद होगा पंचायत समिति एंड जो ऊपर वाला पोर्शन है वहां पे होगा जिला परिषद। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विजुअल एड? इनमें से क्या दृश्य साधन है? यानी देख के हमें देखने में देखकर हम जो अडॉप्ट करते हैं वो कौन सा होगा? टेप रिकॉर्डर, नो। चॉकबोर्ड, हाँ, पर चॉकबोर्ड लिखने पर ही हम देख सकते हैं, उसे डायरेक्टली विजुअल एड में हम नहीं देंगे। रेडियो, नो। टेलीविजन इज द राइट आंसर।
assertion दिया हुआ है effective communication is the combination of seeing, learning and doing. Reason दिया गया है exclusive use of audio visual aids make learning experiences complete. Yes, both the answer is correct. Advantages of written communication. लिखित संचार के लाभ क्या है? जन समूह तक पहुंचते हैं, भेजने में समय लगता है, लिखित संदेश प्रमाणित है, सही होते हैं. तो ऑब्वियसली जो B, C and D है, this is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 87. रिसोर्सेस ऑफ मास कम्युनिकेशन आर. जनसंचार के साधन क्या क्या है? वाईफाई भी है, मोबाइल फोन भी है, इंफर्ट भी है. तो ऑल ऑफ द अबव is the right answer. So option number D is the right answer. Characteristics of communication के साथ हमें मास मीडिया का मैच करना है. मैसेज फ्लो जो है वो हो जाएगा वन वे. कम्युनिकेशन कंटेंट जो है वो हो जाएगा इंटरपोस्टेड. अमाउंट ऑफ फीडबैक जो है वो हो जाएगा लो. स्पीड टू रिच लार्ज ऑडियंस वो हो जाएगा रिलेटिवली रैपिड. एंड जो पॉसिबल इफेक्ट है वो हो जाएगा knowledge change. So option number A is the correct answer. Question number 89. The role of communication in decision making process is. क्या करता है? Obviously हमें हेल्प करता है. तो this is the correct answer. Okay. लिगेंस का जो मॉडल है कम्युनिकेशन का उसको हमें अरेंज करना है. फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट होगा कम्युनिकेटर, उसके बाद होगा मैसेज, उसके बाद होगा चैनल, उसके बाद हो जाएगा हमारा ट्रीटमेंट, उसके बाद हो जाएगा ऑडियंस एंड लास्ट में हो जाएगा रिस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 91. अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर. एक्सपेरिमेंट, डिजाइन एंड डेटा कलेक्शन, फिट द मॉडल टू द डेटा, एनालिसिस द प्रॉब्लम, इंटरप्रेट द रिजल्ट, चेक द मॉडल. फर्स्ट क्या होगा? एनालिसिस द प्रॉब्लम. सेकेंड क्या होगा? एक्सपेरिमेंट, डिजाइन एंड डेटा कलेक्शन. थर्ड क्या होगा? फिट द मॉडल टू द डेटा. फोर्थ क्या होगा? चेक द मॉडल. एंड फिफ्थ क्या होगा? इंटरप्रेट द रिजल्ट. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 92. अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द स्टार्टिंग पीरियड. फर्स्ट क्या हुआ था? 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है, ओके. उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद हुआ था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम. आफ्टर दैट पंचायती राज एंड उसके बाद महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. हु इज द फाउंडर ऑफ पंचायती राज? तो बलवंत रॉय मेहता इज द फाउंडर ऑफ पंचायती राज. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आर. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ले सकते हैं? तो for all people, yes, definitely. Development of rural leadership, yes, definitely. Lack of sense of self-reliance, no, ये नहीं हो सकता. Use of local resources, yes, this is correct. So A, B, D is the correct answer. Which ministry operates community development program? कौन सा मंत्रालय है जो community development program को regulate करता है? तो rural development ministry is the right answer. क्वेश्चन नंबर 96. एसर्शन में दिया हुआ है कि जो वर्कशॉप मेथड है वो बहुत ही इफेक्टिव है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन स्किल. या हम वर्कशॉप अरेंज करके डिफरेंट स्किल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं. रीजन में दिया हुआ है कि वर्कशॉप ट्रेनिंग इज गिवन बाय एक्सपर्ट्स, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसेस, इनफॉर्मल डिस्कशन राइट नेसेसरी फॉर वर्क सेशन. तो एसर्शन एंड रीजन जो है वो ट्रू है एंड रीजन इज द कोर एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन. Option number A is the right answer. Question number 97. सर्व शिक्षा अभियान was launched during the year. कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 2001 में. क्वेश्चन नंबर 98. इंक्लूड्स इन कम्युनिटी डेवलपमेंट. कम्युनिटी डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड है? ग्रुप एंड पार्टिसिपेशन, यस. कम्युनिटी फीलिंग्स, यस. जियोग्राफिकल लिविंग, यस. तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. मैच द फॉलोइंग. इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट. इंटरपर्सनल यानी एक से अधिक. इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट में आ जाएगा इंडिविजुअल सपोर्ट. ग्रुप कॉन्टैक्ट में क्या आएगा? ग्रुप कॉन्टैक्ट में आएगा मोर कॉन्टैक्ट इन लेस टाइम. जैसे कि हम कोई जूम मीटिंग कह सकते हैं या कोई लाइव चैट कह सकते हैं.
ओके, सर्कुलर लेटर में आएगा शॉर्ट एंड क्लियर, एंड जो न्यूज़पेपर है उसमें आएगा डिलीवरिंग न्यू इंफॉर्मेशन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? Give vocational training, exactly, and self-help. These two are the most important objectives of NGOs. So this is all for today, guys. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे दिए गए टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द डे मिलता है। डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए और बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन कीजिए फॉर द यूजीसी नेट 2022 जून। ऑल द बेस्ट गाइस। नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।